हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस का तीसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तत्व के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तत्व के बारे में। तत्व क्या है? किसी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप तत्व कहलाता है। तत्वों की संख्या 118 हैं। 118 में से 92 को धातु बोला गया, बाकी अधातु के कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिसको अधातु की कैटेगरी में रखे गए हैं, जैसे 8 एक ऐसी ऐसे तत्व हैं जिसको उपधातु के कैटेगरी में रखा गया है। उसको उपधातु इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें कुछ धातु के भी गुण, कुछ अधातु के भी गुण मौजूद होते हैं, इसलिए उसको उपधातु के कैटेगरी में रखा गया। चलते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर के सभी मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है क्या? याद रखिएगा, तत्व किसी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है। सबसे पहले बात करते हैं तत्व के उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तत्व को धातु और अधातु में उसके गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कुछ धातुओं के उदाहरण जैसे आयरन, इसका लैटिन नाम फेरम है, एल्यूमिनियम, चांदी अर्जेंटम, कॉपर क्यूप्रम, जिसमें यूएम लास्ट में आता है, जिसके इंग्लिश नाम के लास्ट में यूएम आता है, तो इसको याद रखिएगा, वो धातु कहलाता है। उसके अलावा जितने भी तत्व हैं यूएम छोड़ करके जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अधातु होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे क्या होते हैं? अधातु हैं। तो कुछ मुख्य अधातु के नाम लिखे गए हैं यहाँ पर कुछ मुख्य धातु के नाम लिखे गए हैं। चलते हैं आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं। धातु और अधातु के गुणधर्म या उसमें अंतर, भौतिक अंतर क्या क्या है? सबसे पहले धातुई चमक। धातु में धातुई चमक पाया जाता है, जबकि अधातु में अधातु की चमक कोई चमक होता ही नहीं है, ये भद्दा होते हैं देखने में। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। तो अपवाद में आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, बाकी सभी धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। कठोरता, धातु में धातु बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, जबकि ये अधातु मजबूत नहीं होते, कठोर नहीं होते, भंगुर होते हैं। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है जो बहुत कठोर होता है, याद रखिएगा। इसमें कठोरता में अपवाद कौन है? हीरा, जबकि धात्विक चमक में आयोडीन एक अपवाद है। बाकी सभी धातुएं कठोर होते हैं, चमक होते हैं इसमें। उसके बाद रूप, सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। पारा एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। सभी अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, जबकि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है केवल कि वो द्रव रूप में पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं आघात वर्धनीयता के बारे में। सभी धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है सभी धातुओं में, जबकि आघात वर्धनीयता का गुण किसी अधातु में नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता उसको कहते हैं कि धातु का वैसा गुण जिसे उसे हथौड़े से पीटकर पतला चादर के रूप में ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। आगे पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग तन्यता। तन्यता किसी पदार्थ का, किसी तत्व का वह गुण जिससे उसे पतले तार के रूप में बनाया जा सके, उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो सभी धातुएं क्या होते हैं? तन्य होती हैं, जबकि सभी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। कुछ भी अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, इसमें अपवाद में कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं उष्मा का और विद्युत का सुचालक के बारे में। सभी धातुएं क्या है? उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि लेड और मरकरी एक ऐसा धातु है जो कुचालक होते हैं। सभी अधातुएं क्या होती हैं? उष्मा के और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें ग्रेफाइट अपवाद है, याद रखिएगा। ये अपवाद के बारे में कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग घनत्व के बारे में। घनत्व सामान्यतः सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक घनत्व सब कुछ उच्च होते हैं, सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके, क्योंकि ये चाकू से काटा जा सकता है। दोनों धातु पोटेशियम और सोडियम ऐसे धातु हैं जो जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसको वायु की उपस्थिति में नहीं रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। जबकि अधातु के घनत्व और गलनांक बहुत कम होते हैं, याद रखिएगा। धात्विक ध्वनिक, धातु को एक धातु की सतह को दूसरी धातु की सतह से टकराने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, मेटेलिक साउंड उत्पन्न होता है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है।
9वां पॉइंट पे बात करते हैं, इसके भौतिक गुण के 9वां पॉइंट पे बात करते हैं क्या, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु का जितना भी ऑक्साइड होता है ना, मेटेलिक ऑक्साइड जितना भी होता है, सभी क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं, क्षारकीय होते हैं, बेसिक होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड सभी अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। धातु के साथ, वायु के साथ धातु जब अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। वायु धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। वायु की उपस्थिति में सोडियम और पोटेशियम को जब रखते हैं, इसमें आग लग जाती है। ये वाला बात याद रखिएगा। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, इसको वायु की उपस्थिति में आने नहीं देते हैं। अगला पॉइंट में बात किया जाए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए ये इसका संक्षारण से ये रुक जाता है, ये क्षय नहीं होता इसका। लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण पर तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड परत चढ़ जाती है, इसका संक्षारण रुक जाता है, ये खत्म नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते। चांदी और सोना और चांदी क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। इसको कितनों दिन तक जमीन के सतह पर रख दो, ये अभिक्रिया नहीं करेगा, इसमें जंग नहीं लगता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसा ऑक्साइड जो ये धातु के भी गुण और अधातु के भी गुण थोड़ा बहुत उसमें मौजूद होते हैं। अधातु के ऑक्साइड और धातु के ऑक्साइड जैसा प्रकृति दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि Al2O3 और ZnO2, ये धातु के ऐसे ऑक्साइड हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, जो दोनों प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, एक तरह का लवण है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करता है और जल बनाता है, ये भी एक तरह का क्या है, लवण है। आगे बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड, जबकि धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु के हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा धातु के हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया जो होती है सेकेंड स्टेप में होती है, लेकिन याद रखिएगा फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो धातु के हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करती है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग 3 पॉइंट्स यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ से ऊपर में हम लोग देखेंगे तो धातु जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। याद रखिएगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन धातु करता है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। उसके बाद केवल भाप के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करता है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। ये तीनों पॉइंट्स पे बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला 2 पॉइंट्स पे। धातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कौन, लेड, कॉपर, सोना और चांदी, ये जल के साथ भी गर्म जल के साथ भी किसी के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम तैरते रहते हैं पानी में। आगे पॉइंट पे बात कर दिया जाए अगर, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। धातु के ऑक्साइड, धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पर दिया गया है। सामान्यतः सभी धातुएं हैं ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सभी धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, लोहिक ऑक्साइड के साथ, लोह के ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला पॉइंट 3 नंबर पे, धातुओं के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल मतलब पतला, जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम होती है। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, लवण का, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बारे में एग्जाम्पल दिया गया है, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर
AgHg तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन जो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लोहा HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लोहिक क्लोराइड बनाते हैं, फेरस क्लोराइड बनाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। जिंक क्लोराइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। और सभी परिस्थिति में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सभी परिस्थिति में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चौथा नंबर पॉइंट पे बात किया जाए, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु कोई अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या होते हैं, धातु को मुक्त कर देते हैं, कोई दूसरा लवण यहाँ पर आकर के सेट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, उभय विस्थापन मतलब दो गो होगा तब हो, ये विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। पिछला पॉइंट पे विस्थापन अभिक्रिया सभी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बात किए हैं, पिछला वीडियो देख सकते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक विलयन में विस्थापित करती हैं। ये श्रेणी सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती हैं। कम सक्रियता श्रेणी के ऊपर में रहने वाले धातु नीचे रहने वाले धातु को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि कम क्रियाशील धातु उसके लवण के साथ अधिक क्रियाशील वाले धातु क्या करते हैं, उसको विस्थापित कर देते हैं। सक्रियता श्रेणी पे बात किया जाए तो देखें कि सबसे ऊपर में जो है ना वो सबसे अधिक सक्रिय हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील में कौन आएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड। ये ऊपर से नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, अभिक्रियाशीलता घटती है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक बाउंड्री लाइन है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व क्या हैं, ये सबसे कम अभिक्रियाशील हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर आते हैं, कॉपर के बाद पारा आता है, पारा के बाद Ag आता है, ये Ag लिखा हुआ है, Ag। उसके बाद सोना आता है। सोना सबसे कम क्रियाशील होते हैं, ये किसी के साथ जल्दी मिलते नहीं है, ये हमेशा अलग रहते हैं। धातुओं का रासायनिक गुण का पांचवा पॉइंट क्या है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता को कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति में रूप में समझी जा सकती है। जैसे सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाया तो किसका निर्माण हुआ, सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड, धातु और अधातु हमेशा क्या करते हैं, मिलते हैं तो ये आयनिक बंधन का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि अर्धातुओं में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन गढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इसको अधातु जो होते हैं ऋणायन बनाते हैं, धातु धनायन बनाती है। धातु धनायन, अधातु ऋणायन बनाती है, याद रखिएगा। धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है धातुओं में, जबकि अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाया गया है, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, लास्ट वाला सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, धनायन बना लिया। उसके बाद क्लोरीन वैसा ही है, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 प्रवृत्ति अष्टक नियम के अनुसार 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये सोडियम से ग्रहण करके क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरह के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील, वो केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिकों का ये चारों पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये घुलनशीलता, भौतिक प्रवृत्ति, गलनांक, क्वथनांक, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। ये विलयन की अवस्था में रहेगा आयनिक यौगिक तो चालन करेगा, जबकि ठोस अवस्था में रहेगा तो चालन नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग धातुओं की प्राप्ति स्थान। धातुओं प्रकृति में धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, तो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर पाई जाने वाली
तत्वों को या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। धात्विक पदार्थ को या अधात्विक पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उसके बाद अयस्क, वे खनिज जिनसे धातु की अधिक मात्रा में प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं? जो लाभकारी होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ओर्स कहते हैं, ओर्स कहते हैं। अयस्क सभी कहा जाता है कि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, याद रखिएगा। ये खनिज जो है ना, प्रकृति में पाए जाने वाले पृथ्वी की सतह पर कोई भी पदार्थ धातु जिससे धातु या अधातु प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई खनिज मिला लेकिन उसमें धातु की मात्रा बहुत कम है और उसको प्यूरिफाई करने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसको अयस्क नहीं बोलेंगे। जिसको में ज़्यादा फायदा हो उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। उस खनिजों को क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के एवं गुणधर्म। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित गुणधर्म। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, सबसे अधिक क्रियाशील हैं, स्वतंत्र रूप में मिलती हैं। विद्युत अपघटन करने से के पश्चात ये क्या होती है? धातु की प्राप्ति होती है। उसके बाद मध्य अभिक्रियाशील धातुएं जिंक, लोहा, लेड, कॉपर, Hg ये माध्य अभिक्रियाशील हैं, बीच में सक्रियता श्रेणी के बीच में आते हैं। ये सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करने के पश्चात ये प्राप्त होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं, सबसे कम क्रियाशील धातुएं सोना और चांदी हैं। ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, इसका कोई किसी के साथ मिला हुआ नहीं होता, इसका डायरेक्ट निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद धातुओं के निष्कर्षण। अयस्क से धातु का प्राप्त करना, अयस्कों का समृद्धीकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण करके धातु की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे बात करते हैं। मतलब हमारा पॉइंट्स क्या है अगला? अयस्क, कोई भी खनिज से धातु अगर प्राप्त हो, अधिक मात्रा में हमें फायदा हो तो उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अयस्क का सबसे पहले क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। सांद्रण करने के पश्चात हमको पता चलता है कि ये किसका अयस्क है, उच्च अभिक्रियाशील या मध्य अभिक्रियाशील या निम्न अभिक्रियाशील। अगर उच्च अभिक्रियाशील होगा, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं हम लोग। अगर उच्च अभिक्रियाशील होगा तो क्या करते हैं हम लोग? उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु को गलित धातु का विद्युत अपघटन करा करके शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। उच्च अभिक्रियाशील जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। इसका सबसे पहले क्या करते हैं? गलित धातु का विद्युत अपघटन करा करके शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं, तो उसके वो क्या होते हैं? सल्फाइड अवस्थाएं पाई जाती हैं, सल्फर इसके साथ मिला हुआ होता है। उसके बाद इसका भर्जन किया जाता है। भर्जन करने के बाद धातु की प्राप्ति होती है। धातु का फिर से क्या किया जाता है? परिष्करण करके इसके शुद्ध धातु के रूप में निकाल लिया जाता है। अगला पॉइंट में बात करते हैं हम लोग बीच वाला, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। मध्य अभिक्रियाशील धातुएं चाहे तो सल्फाइड उसमें सल्फाइड अयस्क के साथ पाया जाएगा या कार्बोनेट अयस्क के साथ पाया जाएगा। अगर सल्फाइड अयस्क के साथ पाया जाता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं? भर्जन करते हैं, वायु की उपस्थिति में करते हैं। और अगर कार्बोनेट अयस्क के साथ पाया जाएगा तो उसका हम लोग क्या करते हैं? निस्तापन करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में करते हैं या सीमित वायु की उपस्थिति में करते हैं। भर्जन या निस्तापन के पश्चात सभी धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। सभी धातु क्या होते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो धातु में अपचयन करने के पश्चात धातु का फिर से शोधन करते हैं, उसके बाद प्योर धातु हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कुछ मुख्य परिभाषाएं जो अयस्क या खनिज से जब धातु को हम लोग खोद करके निकालते हैं तो उसमें कुछ अवांछनीय पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जैसे धूल मिट्टी के कण जो भी होते हैं अयस्क में, उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। जैसे सल्फाइड अयस्क है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अधिक ताप में गर्म किया तो सल्फाइड के धातु के ऑक्साइड में बदल गया। जैसे Hg है, Hg मतलब पारा, ऑक्साइड के साथ गर्म किया, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया अधिक ताप पर तो उसके ऑक्साइड में बदल गया। HgS को सिनेबार कहा जाता है। याद रखिएगा, HgS मतलब सिनेबार कहते हैं इसको, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये उसके धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। जैसे कि ये प्रक्रिया निस्तापन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिंक कार्बोनेट का ताप के साथ गर्म किया तो उसको ये उसके ऑक्साइड में बदल गया, इसको निस्तापन कहते हैं। वायु की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। उसके बाद अपचयन, धातु ऑक्साइड से
कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये धातु की प्राप्ति हो जाती है। ये धातु जो होते हैं प्राप्त होते हैं, ये 99% शुद्ध होते हैं। उसके बाद फिर इसका प्यूरीफाई करने के बाद, विद्युत अपघटन द्वारा इसका परिष्करण करने के बाद हमें फिर से 99.99% धातु की प्राप्ति हो जाती है। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक पात्र लिया जाता है, एक बर्तन लिया जाता है, शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है, अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद एनोड जो होते हैं उससे शुद्ध धातु निकलकर कैथोड में जाके जमा हो जाते हैं। ठीक, जिस धातु का लिया जाएगा, जिस धातु का परिष्करण करेंगे उसी का यहाँ पर क्या लिया जाएगा, लवण लिया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे लोहा का अगर हम लोग परिष्करण करते हैं तो लोहा का शुद्ध धातु लोहा का हम लोग क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं। और लोहा का जब परिष्करण करेंगे तो लोहे का ही सल्फेट लिया जाएगा, उसी का लवण लिया जाएगा। उसके बाद एनोड पिघल करके धीरे धीरे इसमें से शुद्ध धातु एनोड जो लोहा है एनोड से पिघल करके वो कैथोड में जाकर के एकत्रित हो जाएगा। एनोड के नीचे कचरे जो नीचे जमा हो जाएंगे उसको क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। एनोड मड कहते हैं। ये पात्र है, ये अम्लीय है, कॉपर सल्फेट। कॉपर का निष्कर्षण करेंगे तो कॉपर सल्फेट लिया जाएगा, लोहा का निष्कर्षण करेंगे तो लोहा का सल्फेट लिया जाएगा, उसका लवण लिया जाएगा। बस इतना याद रखिएगा। एनोड पर अशुद्ध धातु का अशुद्ध धातु लिया जाता है, जबकि कैथोड पर शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है। ये अशुद्ध धातु क्या करते, एनोड पिघल करके क्या होता है, शुद्ध धातु कैथोड पर जाकर जमा कर देते हैं। जैसे विलयन में कॉपर सल्फेट क्योंकि लिया गया है, क्योंकि इसमें कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, इसलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा मिला दिया जाता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 3 पॉइंट्स नीचे दिया गया है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु अपघट्य में घुल जाती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड की निक्षेपित हो जाती है। अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड मड कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। एनोड मड कहते हैं, मड मतलब कीचड़, एनोड मड कहते हैं, पंख इसी का हिंदी नाम है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संक्षारण। धातु का संक्षारण मतलब धातु का नष्ट होना मतलब किसी धातु को खुली वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे धातु ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ अभिक्रिया करके उसका नष्ट हो जाते हैं, वो क्षय हो जाते हैं, उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं अपनी भाषा में। संक्षारण, धातुएं अपनी आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जंग किसे कहते हैं, लोहे को वायु की, आर्द्र वायु की उपस्थिति में जब छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होती है, एक भूरे रंग की परत बैठ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अब जंग से सुरक्षा, लोहे का संक्षारण से सुरक्षा या किसी धातु का संक्षारण से सुरक्षा करके कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले पेंट करते हैं या तेल लगाकर उसको छोड़ देते हैं या ग्रीस लगा करके छोड़ देते हैं या शतलेपन करके, क्रोमोलेपन करके, क्रोमियम का विद्युत अपघटन करा करके क्रोमियम का एक लेयर चढ़ाने की किसी धातु में प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रोमोलेपन। जिंक का लेयर चढ़ाएंगे तो यसद लेपन, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, जस्तीकरण जिसको हिंदी में करते हैं। यसद लेपन, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षा रखने के लिए उसमें जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। जिंक का एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं, या जिंक या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं इसको। या किसी धातु को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है मिश्र धातु बना करके किसी धातु को दूसरे धातु के साथ मिला दिया जाता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु या 2 या 2 से अधिक अधातु और धातु मिला करके उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु का क्या काम है, ये ज़्यादा कठोर होते हैं या ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे कि कुछ मिश्र धातु पर बात किया जाए, नीचे लिखा हुआ है, क्या लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर प्रबल हो जाती है।
लोहा में किसी और मिश्र धातु किसी और ये कार्बन को मिला दिया जाए अगर ना, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद स्टील लोहा और निकेल और क्रोमियम का एक मिश्रण है स्टील। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण है। सोल्डर लेड और टिन का मिश्रण है। अमलगम मरकरी और अन्य तत्वों का मिश्रण है। याद रखिएगा, अमलगम क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। अमलगम किसका मिश्र धातु है? तो एक तो मरकरी है ही, उसके साथ एक कोई भी अन्य तत्व को मिला देंगे तो याद रखिएगा वो क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। याद रखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अमलगम। चलते हैं, आज का मेरा टॉपिक शॉर्ट नोट्स वन लाइनर में ख़त्म हो गया। चलते हैं हम लोग आज का कुछ मॉक टेस्ट का कुछ सवालों को लेकर के आए हैं ताकि आप लोग एग्जाम की दृष्टि से इसे याद कर सकें। चलते हैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट का सबसे पहला प्रश्न है क्या? अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अभी ये बात किए, अमलगम सब इसमें एक धातु ऐसा होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, इसका नाम है क्या? पारा, जिसको बोलते हैं हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है Hg, इसका संकेत होता है क्या? Hg संकेत होता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अगला नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तांबा करता है, जिंक करता है, पोटेशियम करता है, लोहा सोना नहीं करता, गोल्ड नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो याद रखिएगा, सर्वोत्तम सुचालक कौन होगा? तो चांदी होता है। सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है किसी विद्युत का? तो चांदी सबसे ज़्यादा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइड जानते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम कहाँ किससे प्राप्त होता है? तो बॉक्साइड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? लोहा धातु है, कॉपर धातु है, निकेल भी धातु है, Sb जिसको बोलते हैं एंटीमनी, ये क्या है? Sb ये क्या है? ये उपधातु हैं, उपधातु के उदाहरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, पीतल, अभी हम लोग बात किए थे। पीतल किसका अयस्क है? किसका मिश्र धातु है? पीतल एक मिश्र धातु है जो किसका है? पीतल कॉपर प्लस टीन का पीतल है। तो मिश्र धातु, इसका एग्जाम्पल क्या हो? इसका उदाहरण ऑप्शन नंबर सही क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है 7 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? अभी बात किए थे सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम तो है नहीं, पोटेशियम भी नहीं है, तो इसका मतलब सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम। तो लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक है? मीथेन सहसंयोजक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजक यौगिक है, NH3 सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस लोग बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? क्लोरीन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन अधातु हैं? निम्न में कौन अधातु हैं? फेरम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, अर्जेंटम औरम ये धातु है, कार्बन क्या है? एक अधातु के मिश्रण, ये अधातु के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं नहीं, गलत बात है ये वाला। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, याद रखिएगा। धातु हमेशा धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड हमेशा भास्मीय होते हैं या क्षारकीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं।
अम्लीय प्रकृति के, जबकि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अगला नंबर पॉइंट पे बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 14, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है, अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रकृति की चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। ये तो होने वाला नहीं है, हाथ से चुनकर ये भी नहीं होने वाला, फेल पलवन ये भी नहीं होने वाला है। लास्ट ऑप्शन क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या है, चुंबकीय पृथक्करण, बिल्कुल सही, ये आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर, हाथ से चुनकर सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, हाथ से चुनकर नहीं, निक्षालन सल्फाइड अयस्क निक्षालन भर्जन, ये निस्तापन द्वारा किया जाता है, निस्तापन द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा? निस्तापन के द्वारा किया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? कांसा नहीं है, पीतल भी नहीं है, जर्मन सिल्वर नहीं है, ये मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, मैग्नीशियम ये एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का अयस्क मुख्यतः कॉपर पाइराइट से किया जाता है, याद रखिएगा, कॉपर का अयस्क कॉपर पाइराइट से किया जाता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, किसी अधातु के परमाणु में बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है। ये सारे अंतिम शेल में अधातु के 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातु के कितने होते हैं? 1, 2, 3, धातु के 1, 2, 3 होते हैं। धातु के अंतिम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातु के अंतिम शेल में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक S8 रूप में पाए जाते हैं, S8। इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक ताज के जैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है S8 का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, P4 होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना अम्लराज में घुल जाता है, अम्लराज का सूत्र होता है एक्वारेजिया, इसका नाम है, 3HCl + HNO3, 3HCl HNO3। यहाँ पर कितने अणु HCl हैं? तो 3 अणु, एक अणु क्या है? HNO3 हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अभी भी पूछा जाएगा, आगे सामने में क्वेश्चन हमको मिलेगा 3:1। ये एसिटिक सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या रेशियो है? इसमें 3:1 है, याद रखिएगा, अम्लराज का सूत्र है ये। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सा अधातु बोला, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन सा अगर धातु बोलता तो ये पारा हो जाता, अधातु है तो ब्रोमीन सही है, अगर धातु बोलता तो पारा सही होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, सोल्डर। सीसा मतलब Pb और टीन मतलब Sn, ये दोनों को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं तो ये सबसे कम होते हैं, ये भी कम होते हैं, ये भी कम होते हैं, इसमें ये आंसर सही होने वाला है। निम्नलिखित में बोला इसलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा होते हैं तो कौन? सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? पोटेशियम होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होने वाला है? श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। शुद्ध धातु को किसका बनाया जाता है? कैथोड पर बनाया जाता है, कैथोड शुद्ध धातु का बनाया जाता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28,
वल्कनीकरण वल्कनीनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर साधारण गंधक मिलाया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? याद रखिएगा 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है शुद्ध सोना का। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना से। सोचो कितना तन्य होता है सोना। क्वेश्चन नंबर 30। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसा धातु है जो एक धातु है जो शुद्ध कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3 × 2S2O। कोरंडम का ये भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट अयस्क से सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, जबकि कोरंडम से थोड़ा कम मात्रा में प्राप्ति होती है। इसलिए बॉक्साइट अयस्क को लोग चुनते हैं एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण के लिए। क्रायोलाइट का सूत्र याद रखिएगा। क्रायोलाइट का सूत्र है Na3Al(F6). कोरंडम का Al2O3 × 2S2O बॉक्साइट का है। चलते हैं आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी धातुमल। धातुमल होता है, यह धातुमल बना दिया जाता है, उसके बाद धातु की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन। किसी तत्व के गुणधर्म 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती हैं? तो अपरूपता कहलाती है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। धातु की प्रकृति होती है धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धातुएं विद्युत धनात्मक बनाती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत ऋणात्मकता बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखिएगा जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, या यसद लेपन भी कहते हैं उसको। 36 नंबर क्वेश्चन। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो याद रखिएगा जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। SO4 है ये वाला, × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। आधा अणु जल होता है, हेमी हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 37। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक, नहीं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम आएगा उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लोहा, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? एक्वा रेजिया, रॉयल जल भी बोलते हैं इसको, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो हम बताए अभी 3HCl + HNO3, ये एक्वारेजिया का सूत्र है। एक्वारेजिया में 3HCl क्या होता है? 3 अनुपात में होते हैं, और HNO3 क्या होते हैं? 1 अनुपात में होते हैं, 3:1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होती है? चमकदार होती है, बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। अपने शुद्ध रूप में धातु की चमक जो होती है बहुत चमकदार होती है। क्वेश्चन नंबर 40। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। अगर पतले चादर होता तो आघातवर्धनीयता हो जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। जो धातुएं कठोर सतह से
टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो धात्विक ध्वनि कहते हैं या ध्वनिक भी कहते हैं, इसको सोनोरस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना है, क्योंकि इस एक ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। सबसे अधिक तन्य सोना में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु है लेकिन चमकीला होता है, तो याद रखिएगा आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा, चमकीला बोला तो अधातु आएगा। अगर ब्रोमीन, अगर कुछ बोलना है ब्रोमीन के बारे में, तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु होते हैं जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा होता है। उसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, हम उतना ही क्वेश्चन को बताए, उतना ही नोट्स के बारे में पढ़ाए जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसी तरह के सवाल ही आते हैं एग्जाम में, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में होने वाली है, ताकि उसमें से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तब तक हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।